दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक बार हेता स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। और आज का टॉपिक है एक्सचेंज, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे भारत के दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं जो सेबी के अंडर में आते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे रीजनल एक्सचेंजेस भी हैं। हमारे देश में टोटल 24 रीजनल एक्सचेंजेस थे, जिसमें एक एक्सचेंज है सौराष्ट्र, वो कैंसिल हो गया है। तो अभी आज की डेट में टोटल 23 एक्सचेंजेस हैं जो सेबी के अंडर में काम कर रहे हैं। दो बड़े एक्सचेंजेस हैं जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो बीएसई और एनएसई है। नेशनल एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये अभी स्टार्ट हुआ है 1992 में, और हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है और इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में। एक कॉटन मिल के कारोबारी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं सेबी के अंडर में आते हैं, जबकि सेबी की जो स्थापना हुई है, सेबी जो बना है वो बना है 1988 में। यस, 1992 में आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना है एनएसई, और 1992 में और 1988 में आपका सेबी बना हुआ है। ये टोटल हमारे रीजनल एक्सचेंज है। यूपी में का जो एक्सचेंज है वो कानपुर है, नेशनल कानपुर, जो कि सेबी के अंडर में आता है, सेबी के अंडर में काम करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई की तरह। तो किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लर्नर को, किसी भी प्रमोटर को, किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी ट्रेडर को इन स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। जब हम शुरुआत करते हैं लर्निंग की, ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, या फिर किसी कंपनी के प्रमोटर होते हैं, तो इन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमें जानकारी चाहिए। बीएसई और एनएसई में बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एनएसई की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि बीएसई ऑलरेडी था हमारे पास, तो एनएसई एक ज़रूरत बन गया था ट्रांसपेरेंसी को लेके, कि ट्रांसपेरेंट हो चीज़ें कंपनीज़ के साथ, उनके निवेशकों के साथ। तो पहली बार डिजिटल फॉर्म में ये स्टार्ट किया गया था। हमारा बीएसई जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंप्यूटराइज्ड हुआ है 1996 में, और जो आपका एनएसई था वो स्टार्ट हो गया था आपका, जैसे भी 1992 में स्टार्ट हुआ है, उसने सारा डिजिटल चीज़ों को किया था। और बहुत सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां एनएसई में रजिस्टर्ड होने लगी थी। वहाँ कामकाज अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था, ट्रांसपेरेंसी थी, और जो इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स थे या फिर लर्नर्स थे, वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे थे। हालांकि हमारा बीएसई भी बहुत पुराना है, 1875 से चल रहा है, और जब से चीज़ें यांत्रिक हुई हैं तब से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। अभी आप कोई स्टॉक खरीदते हो, सपोज़ करिए आप टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदते हो, तो उस स्टॉक के जो डॉक्यूमेंट हैं वो T+1 डे में, ट्रेड के एक दिन बाद वो आपके मेल पे आ जाते हैं, और मेल पे आपके पास, और आपके वो जो स्टॉक होते हैं वो डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हम लोगों के पास कोई भी जब डीमैट अकाउंट होता है ना, अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक दिया हुआ है, फ्री में है, शायद अब 200 कुछ रुपए लग रहे हैं उसको खुलवाने में, आप खोल सकते हो। आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट है, अच्छा अकाउंट है, कंपनी लंबे समय से काम कर रही है, तो उस डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाते हैं, बाकी उसके डॉक्यूमेंट्स मेल पे आ जाते हैं। पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पुराने टाइम में अगर आप किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग लेते थे तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था,
और शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनियां आज भी हैं, कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके अंदर जो आज भी शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, जो एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रही हैं बट शेयर होल्डिंग होती है। हर कंपनी की, हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की शेयर होल्डिंग होती है। अगर आपने भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की है या करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी के अंदर आप जो शेयर्स होल्डर्स को सर्टिफिकेट देंगे वो फिज़िकल फॉर्म में देंगे। लेकिन ये बड़े कारोबार होते हैं जो NSE और BSE के अंदर होते हैं, जब ट्रेडिंग होती है तो उनको डिजिटलाइज फॉर्म में कर दिया गया है। वो डिजिटली आपको आपके मेल पे और आपके डीमैट अकाउंट में आपकी होल्डिंग आ जाएगी और मेल पे उसके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। पुराने टाइम के कुछ मैं बताता हूँ कैसे। ये आप इमेज देखिए, इस इमेज में ये पहले के शेयर्स होते थे। अगर आपने पहले शेयर्स खरीदे रहते थे 1992 के आसपास NSE में और उसके बाद BSE में, तो ये तो हालांकि अभी 1998 तक ही आपको ऐसे मिलता रहा है। घर पे कुरियर वगैरह आते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो अभी सारा कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, इसलिए ट्रेडिंग आसान हो गई है, इसलिए इन्वेस्टमेंट आसान हो गई है। बस सबसे मुश्किल काम है इसमें लर्निंग प्रोसेस, इसको सीखना, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें सीखना है, इसमें फंडामेंटल चीज़ें सीखना है, इसमें पेशेंस रखना है। जैसे अपना पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा, साइकोलॉजिकल मार्केट है, तो उस साइकोलॉजी के लिए अपने आप को तैयार करना है मानसिक रूप से। और क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं मार्केट, कभी कभी रात भर में पूरा मार्केट नीचे आ जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि एक रात में जब आप सुबह सो के जगे तो आपकी 10 लाख रुपए 2 लाख रुपए बचे थे। ऐसा होता है, कई बार हुआ है ऐसा। तो वॉलेटाइल मार्केट है, इस मार्केट में जानकारी बहुत ज़रूरी है। और इसी जानकारी के अभाव में ज़्यादातर लोग अपना पैसा खोते हैं, ज़्यादातर लोग इसमें टिकते नहीं हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बड़ा टेक्निकल एनालिसिस, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स है। आने वाली वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस के एक एक पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस पे भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो ये था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इतिहास और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और स्टॉक मार्केट की इस लर्निंग को हेता स्कूल की ऑनलाइन क्लास के साथ कंटिन्यू करिए। थैंक यू।